अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू है, जिस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसमें हमारा रेडिएशन वाला पार्ट शुरू है। पिछले लेक्चर से इस लेक्चर के दरमियान का थोड़ा गैप फासला हमारा ज़्यादा हो चुका है। कुछ वजूहात की बिना पर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर लूँ। और सबसे पहले आपका ये काम है, आपका फ़र्ज़ है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। और अगर आपने या आपके फ्रेंड्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 2 टॉपिक पर मुनहसिर है। एक टॉपिक रहेगा हमारा किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, और उसी के साथ साथ में एक जो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है उसका हमको ग्राफिकल स्टडी करना है। ठीक है, तो ये लेक्चर शुरू करने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो लेक्चर शुरू करने के लिए 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको पता होना ज़रूरी है, जो हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन मैंने आपको करके दिया था। फिर भी आपको 3 फार्मूले में बता दे रहा हूँ। इन फार्मूलों की बुनियाद पर, इन ज़ाब्तों की बुनियाद पर हम आज का लेक्चर समझेंगे। ठीक है, एक फार्मूला था आपका इमिसिव पावर। ठीक है, इमिसिव पावर का फार्मूला क्या था आपका? R इक्वल टू Q अपॉन AT। हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम्स कॉल्ड एज इमिसिव पावर। इसका यूनिट क्या था? जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। फिर से हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम्स कॉल्ड एज इमिसिव पावर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी जिस्म से फी इकाई वक्त में और फी इकाई रकबे से जो हरारती तवानाई का इखराज होता है उसे कहा जाता है इमिसिव पावर, जिसे R से ज़ाहिर किया जाता है, जिसकी इकाई जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ में दूसरा फार्मूला मैंने दूसरे आपको एक चीज़ बताई थी, जिसका नाम था कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का फार्मूला हमने लिखा था E इक्वल टू R अपॉन आर बी। E इक्वल टू R अपॉन आर बी। E इक्वल टू R अपॉन आर बी क्या होता है? तो इमिसिव पावर फॉर ए ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना। तो R और आर बी का जो रेशियो है, इनका जो तनासुब है, उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ठीक है, इसी के साथ साथ में हमने आपको एक तीसरी चीज़ बताई थी, जो हमने पहले लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में आपको फार्मूला कैलकुलेट करके दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस। वो क्या था? A इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू। क्या था? A इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में एब्जॉर्ब करता है, तो वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये फार्मूला आगे चल के हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि क्यू ए इक्वल टू होता है A इंटू क्यू। ठीक है, ये 3 फार्मूले अगर आपको पता है तो आपके लिए किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन समझना बहुत आसान है। पहला है इमिसिव पावर का R इक्वल टू Q अपॉन AT, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन R इक्वल टू E इक्वल टू R अपॉन RB, और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है A इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू, और आगे चल के बना क्यू ए इक्वल टू AQ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितनी हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? तो ये 3 चीज़ें, इसकी बुनियाद पर आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है। इस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ये सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर इसका स्टेटमेंट आया तो 1 मार्क्स का आएगा, और स्टेटमेंट के साथ में अगर थ्योरेटिकल प्रूफ है, अगर उसने पूछा है आपको थ्योरेटिकल प्रूफ, तो स्टेटमेंट के साथ में इसका थ्योरेटिकल प्रूफ जो होता है वो 3 मार्क्स के लिए बन जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला ये लॉ है, और बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए जो आपका किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन है वो आपको क्या बोलता है, मैं आपको आम ज़बान में बताता हूँ सबसे पहले, बाद में फिर हम इसका किताबी लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक बात सुनी होगी, मैंने पिछले कई लेक्चर्स में डिस्कस भी किया हो, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो अच्छा इमीटर भी होता है। अगर एक थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर हम उसकी बात करें, मतलब दिए गए टेम्परेचर पर अगर हम उसकी बात करें,
अगर जो ऑब्जेक्ट अच्छा एब्जॉर्बर होता है, जो हीट को अच्छा एब्जॉर्ब करता है, वो अच्छा इमीटर भी होता है, वो अच्छी इमिट भी करता है, हीट का इखराज भी करता है। जो जितना अच्छा हरारती तवानाई को जज्ब करता है, वो उतना ही अच्छा हरारती तवानाई का इखराज भी करता है दिए गए दर्जे हरारत पर। इसी के साथ साथ में आपने एक बात ये और सुनी होगी कि जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है, मतलब जो अच्छे हरारती तवानाई को जज्ब करता है, वो बैड रिफ्लेक्टर होता है। बैड रिफ्लेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो वो बैड रिफ्लेक्टर होता है। लेकिन जो बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो अच्छा इमीटर होता है। अभी हमें यहाँ पर इमीटर की बात करनी है। मतलब अगर हमने आपको 10 जूल हरारती तवानाई दी, तो आप उस 10 जूल हरारती तवानाई को आपके पास थोड़ी रखोगे। आप ये चाहोगे, यूनिवर्स का ये कानून है कि हर चीज़ ये चाहती है कि मुझ में कोई चेंज ना हो। तो क्या होता है कि अगर हम आपके पास में कोई चीज़ देते हैं, हमने आपको 10 जूल हरारती तवानाई दी या किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 जूल हरारती तवानाई दी, तो आप उस हरारती तवानाई को अपने अंदर नहीं रखोगे, या वो ऑब्जेक्ट उस हरारती तवानाई को अपने अंदर नहीं रखेगा। वो ये चाहेगा कि जो हरारती तवानाई मुझे मिली है मैं उसको इमिट कर दूँ, उसका इखराज कर दूँ। और ये हमने पिछले लेक्चर में देखा भी है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हीट एनर्जी देते हैं, तो जितनी हीट एनर्जी देते हैं उसका बहुत सारा हिस्सा वो इमिट भी कर देता है। ठीक है, तो बस इसी को हम किरचॉफ लॉ कहते हैं। किरचॉफ लॉ का ये बोलना है कि हम जितनी तवानाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितनी हीट एनर्जी देते हैं, उतनी हीट एनर्जी को वो खारिज भी कर देता है। ठीक है, तो अगर हम, ये तो है इसका आम स्टेटमेंट कि जितनी आएंगी उतनी जाएंगी, है ना। तो जितनी हीट एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा, उतनी हीट एनर्जी का वो इमिट भी करेगा, उसका इखराज भी करेगा। इस लॉ को कहा जाता है किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ठीक है, इसका किताबी स्टेटमेंट क्या है जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, आपके किताब में देखने के लिए मिलेगा, वो क्या है? वो ये है कि दिए गए दर्जे हरारत पर एट अ गिवन टेम्परेचर द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब किसी भी हरारती तवानाई को जज्ब करने वाला जो ज़रीब है, हरारती तवानाई को जज्ब करने वाला ज़रीब मसावी होता है, इक्वल होता है द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन के, मतलब हरारती तवानाई को खारिज करने वाले ज़रीब के। आपको बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला हूँ? एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए दर्जे हरारत पर द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब A इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, मतलब जो जितनी तवानाई को, जितनी हरारती तवानाई को, जितनी हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, वो उतनी हीट एनर्जी को इमिट भी करेगा। बस इसी का नाम है किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो क्या बोलता है इसका, फिर से स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ। एट अ गिवन टेम्परेचर द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, दिए गए दर्जे हरारत पर हरारती तवानाई को जज्ब करने वाला ज़रीब मसावी होता है, बराबर होता है हरारती तवानाई को खारिज करने वाले ज़रीब के। बस इसी का नाम है किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा हूँ। एट गिवन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ठीक है, फॉर ऑल द वेवलेंथ। ये बात इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल द वेवलेंथ। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, हम यहाँ वेवलेंथ का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हरारती तवानाई को अपने अंदर जज्ब करता है तो उसको इमिट भी करता है। तो इमिट किस फॉर्म में करता है, किस सूरत में करता है? तो इसका आंसर भी आप तमाम को पता है। उसका आंसर ये है कि वो जब हरारती तवानाई का इखराज करता है, ठीक है, हीट रेडिएशन को इमिट करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में वो उसका इखराज करता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्या है, लेक्चर नंबर 2 में आप जाके देख सकते हैं और पूरे डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट यहाँ अगर आ चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं, एक्स वाई और जेड में, एक्स में प्रोपेगेट होते हैं, एक्स में और वाई में जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, जेड में जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो रेडिएशंस निकलते हैं,
मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से जब रेडिएशन निकलते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं। जब ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं, मतलब यहाँ पर वेव आई है, तो यहाँ दो चीज़ों को होना बिल्कुल फिजिक्स में ज़रूरी है। एक है वेवलेंथ और एक है फ्रीक्वेंसी। एक वेवलेंथ और दूसरी फ्रीक्वेंसी। अब जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट ने हीट को एब्जॉर्ब किया, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इमिशन के, तो एब्जॉर्ब किया तो इमिट भी तो करेगा। तो जब वो इमिट करता है तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करता है, तो ये क्या बोलते हैं, तमाम वेवलेंथ पर दिए गए तमाम वेवलेंथ के लिए दिए गए दर्जे हरारत पर कोफिशिएंट ऑफ इमिशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इमिशन के, मतलब दिए गए दर्जे हरारत पर तमाम तुल्य मौज के लिए हरारत को जस्ट करने वाला जो ज़रीब होता है, हरारत की खारिज करने वाली ज़रीब के बराबर होता है। फिर से मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर द कोफिशिएंट ऑफ इमिशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इमिशन फॉर ऑल द वेवलेंथ, ठीक है। तो ये है आपके पास में किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिए गए दर्जे हरारत पर जितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उतनी को इमिट भी कर देता है, और तमाम वेवलेंथ के लिए ये चीज़ें जो है इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, तो इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म होगा, हमने बोला कि क्या है, गिवन टेम्परेचर द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इमिशन मतलब ई, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म ए इक्वल टू ई। इसी के साथ साथ में फॉर ऑल वेवलेंथ बोला तो हम इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए ऑफ लेमड़ा इक्वल टू ई ऑफ लेमड़ा। लेमड़ा जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, लेमड़ा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वेवलेंथ के लिए, किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। तो ये दोनों इसके मैथमेटिकल फॉर्म है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आपने इतना लिखा तो आपको x मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क मिलेंगे, ठीक है। मतलब एट ऑल द टेम्परेचर द कोफिशिएंट ऑफ इमिशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो ये है इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसको हमको प्रूफ भी करना है, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। पहले इसका आप स्नैपशॉट दीजिए, मैं फिर आपको इसका प्रूफ करवा। ए इक्वल टू ई, ये हमें प्रूफ करके देना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे आप समझ लीजिए। पहले इसमें हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे और उसे एक ऐसे इनक्लोजर में रखेंगे, मतलब एक ऐसे बॉक्स में रखेंगे जो अथर्मिनस सब्सटेंस का बना है। उसकी खास बात क्या है, उसकी खास बात यह होगी कि वो बाहर की हीट एनर्जी को अंदर नहीं आने देगा और अंदर की हीट एनर्जी को बाहर नहीं आने देगा। मतलब सराउंडिंग की हीट एनर्जी से कोई भी डिस्टर्बेंस इसको, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इनको डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। ये बात इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से, बाहर की हीट एनर्जी को अंदर नहीं आने देगा और अंदर की हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम यहाँ पर इनक्लोजर लेने वाले हैं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं बड़े आसान लैंग्वेज में। तो मान लो आपके पास में एक इनक्लोजर है ऐसे, ठीक है। ये अथर्मिनस इनक्लोजर है, अथर्मिनस। ये मैंने बताया भी आपको, एक लेक्चर में डिस्कस भी किया था अथर्मिनस बॉडी का, अथर्मिनस इनक्लोजर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें दो ऑब्जेक्ट लिए बच्चों। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, ओ मतलब आम जिस्म है, और दूसरा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मुकम्मल सिया जिस्म, ठीक है। तो और ये अथर्मिनस इनक्लोजर है, मतलब बाहर की हीट अंदर नहीं आएंगी और अंदर की जो हीट है इसके सराउंडिंग है वो बाहर नहीं जाएंगी, है ना। ठीक है, चलो तो ये तो हमने ले लिया। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा देता हूँ जो बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके अतराफ में हीट है, बराबर है। जैसे आपने सुना होगा कि मैं क्लास में, अगर कोई भी टीचर क्लास में जब पढ़ाता है, टीचिंग करता है, तो वो ऐसा नहीं कि जो बच्चे स्टार्टिंग में बैठते हैं उनको ज़्यादा पढ़ा देता है और पीछे वाले बच्चों को कम पढ़ा देता है, या उसके बाजू वाले बच्चे को कम पढ़ाता है। टीचर क्लास में मालूमात, नॉलेज जो देता है वो तमाम के साथ में इक्वली नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये बच्चों के आईक्यू पर मुनहसिर होता है, डिपेंड होता है कि वो कितनी बात को, सर के कितनी बात को समझ पा रहे हैं और कितनी बात को नहीं समझ पा रहे। अगर बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत हाई है तो फ़ौरन समझ जाएगा, और कोई बच्चे का अगर आईक्यू लेवल कम है तो वो उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो वही कंडीशन यहाँ आने वाली है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो अतराफ की सराउंडिंग में जो भी हीट एनर्जी है उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, और ऑर्डिनरी बॉडी है तो उसको कम करेगा। लेकिन जो सराउंडिंग है वो दोनों के साथ में बर्ताव बराबर करता है, दोनों के साथ में बर्ताव बराबर करता है, दोनों को बराबर हीट फराहम करता है। लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑर्डिनरी बॉडी कम एब्जॉर्ब करती है। ये बात का आपको सिर्फ ख्याल रखना है, आगे काम आने वाली इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
अब ये तो था हमारे पास में ऑर्डिनरी बॉडी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हाँ, उसी के साथ साथ में दोनों का एरिया भी सेम है। एक एक चीज़ करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले ए जो है यहाँ पर बच्चों हुआ है एरिया ऑफ बोथ बॉडी, बोथ बॉडीज मतलब दोनों भी जिस्मों का क्या है, ये एरिया है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि दोनों का जिस्म जो है एरिया वो मसावी है, ठीक है। इसी के साथ साथ में जो सेकंड वाला पॉइंट है वो है आपके पास में आर। आर क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया। आर जो होता है आपका इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, ठीक है। ऑर्डिनरी बॉडी का इमिसिव पावर है। और आर बी क्या होगा, तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ। इमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है। इमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है। ए हो गया, आर हो गया, आर बी हो गया। इसी के साथ साथ में ई जो है वो है हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, मतलब इस ऑर्डिनरी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन है। और आपको पता है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कितना होता है, तो उसका 1 होता है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ में ए जो है वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। फिर से कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जिसका आपको यहाँ पर इस्तेमाल था। तो ए जो है आपके पास में एरिया फॉर बोथ बॉडी, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है इसीलिए दोनों के लिए ए लिया हमने। आर जो है कोएफिशिएंट इमिसिव पावर फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, आर बी जो है इमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी, ई जो है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन है। और ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। और उसी के साथ साथ में याद रखिए ए इक्वल टू 1 होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, और इक्वल टू भी 1 होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, है ना। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो बात मैं बता देता हूँ, क्यू क्या है, ठीक है। तो क्यू जो है वो है हीट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर बोथ बॉडी। क्या लिखा हूं मैंने यहाँ पर, हीट एनर्जी इंसिडेंट, मतलब दोनों पर जो हीट एनर्जी वकू होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर बोथ बॉडी। इसका मतलब यह है कि दोनों भी जिस्मों को जो क्यू हीट एनर्जी मिलेगी वो मसावी मिलेगी। वो जो अभी मैंने आपको मिसाल की मदद से समझाया कि टीचर अगर क्लास में पढ़ाता है तो सभी के लिए नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करता है, या आईक्यू पर डिपेंड होता है कि कौन उसको कितना ज़्यादा अपने अंदर कैप्चर कर पाता है, कितना कोई बच्चा कम कैप्चर कर पाता है। तो यही है वो कि हीट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर बोथ बॉडी, दोनों पर जो होंगी हीट एनर्जी मसावी तौर पर इंसिडेंट होंगी। अब ये इन दोनों की प्रॉपर्टी पर डिपेंड है कि कौन उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कौन कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में, है ना। क्या होता है कि प्रैक्टिकल ये देखा गया कि कुछ वक्फे बाद ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनका ना दोनों का टेम्परेचर, दोनों का दर्जा हरारत ये सराउंडिंग के दर्जा हरारत के मसावी हो जाता है, ठीक है। हम ये लिख लेते हैं, इट इज़ फाउंड दैट the temperature of surrounding is equal to the temperature of both the bodies। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कुछ वक्फे बाद, आप ये घबराइए मत कि सर साहब इंग्लिश में करवा रहे हैं, आपको उर्दू वाले नोट्स भी मिल जाएंगे और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो आसान ही है। ये देखा गया कुछ वक्फे बाद कि जो अंदर की जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो दोनों बॉडी के टेम्परेचर के मसावी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन अगर हमको समझ में आ गई है तो हम क्या करेंगे, एक एक बॉडी के लिए अभी यहाँ पर केसेस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट क्या होगा, इफ टेम्परेचर ऑफ ordinary body
मतलब ऑर्डिनरी बॉडी का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, अगर ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, मतलब इसका टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, कांस्टेंट अगर हो जाए, इफ टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या होगा, तो ये होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या 2 मिनट, हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये कंडीशन हम कब बता रहे हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इज कांस्टेंट, मतलब अगर आम जिस्म का दर्जा हरारत मुस्तकिल हो जाए तो हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल टू हीट इमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये कंडीशन है। आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ये क्लीन करके आगे करवा देता हूँ। इसका भी काम खत्म हो चुका है। हाँ चलो, अब हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होता है, तो ये बराबर होता है ए क्यू के। इसके बराबर होता है ये ए क्यू इक्वल टू हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किसके होता है, आर के। ठीक है, आप सोचेंगे कि सर ये कैसे आ गए। ठीक है, तो मैं आपको हवा में कोई बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा। हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया में और पर यूनिट टाइम में कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, तो उसी को तो हम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, है ना। वो किसके बराबर होता है, ए इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू ए इक्वल टू ए क्यू, मतलब हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आ गया आपके ए क्यू के बराबर। अब ये आर कैसे आ गया, तो यहाँ बोला उसने हीट इमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है Q अपॉन AT, हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर मैं इसको आगे चल के लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, Q इक्वल टू RAT हो जाएगा। सर यहाँ पर तो आपने गलती कर दी, यहाँ पर तो RAT होना चाहिए था, लेकिन बच्चों ऐसी बात नहीं है। इसने बोला है पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया बोला है, तो T इक्वल टू क्या रखना है, 1। पर यूनिट टाइम ए भी क्या रखना है, 1 है, मतलब टी भी 1 है और ए भी 1 है, तो फिर आर क्यू किसके बराबर बच गया भैया, आर के। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आर। हम यहाँ पर RAT नहीं लिखना है, क्योंकि पर यूनिट बोला ना, यूनिट मतलब 1, तो हमें टी भी 1 लेना है और ए भी 1 लेना है, क्योंकि यूनिट एरिया यूनिट टाइम बोला है, तो ये दोनों आपको A1 लेना है। इसीलिए सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, Q इक्वल टू R बचेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, R। तो हमेशा याद रखिए, फिजिक्स में तुक्के नहीं मारना, फिजिक्स में रटने की ज़रूरत नहीं करना है। किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्चुअली अगर याद रखोगे तो ज़िंदगी भर भी आप उसको नहीं भूलोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ए क्यू इक्वल टू किसके हो गया, आर के। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी के साथ साथ में नेक्स्ट अब केस सेकंड में क्या है, इफ टेम्परेचर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये आप सोचोगे कि सर आधा ब्लैक और आधा ऐसा कैसा, ये पेन ने ब्लू कलर में लिखना शुरू कर दिया, ये कोई जादू नहीं है। एक्चुअल में इसमें हमने इंक चेंज किया था, इसके लिए चेंज हो गई अभी, है ना। इफ़ टेम्परेचर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट हो या बॉडी इक्वल टू कांस्टेंट अगर हो, अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी का अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, तो फिर से वही हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल टू हीट इमिट या इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यहाँ लिख लेते हैं हम, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और यहाँ लिख लेंगे आप फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। ठीक है,
ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो देखिए अब ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं आपको, आप यहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप ए क्यू इक्वल टू आर। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ समझने वाली बात है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, तो आपको पता है वो होता है ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर ए इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ से ही निकल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ में जो आपके पास में इम्यूसिव पावर फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो आर नहीं होता, वो क्या होता है आर बी। तो ये चेंज रहेगा यहाँ पर कि ये सिर्फ क्यू रहेगा और ये क्या बन जाएगा आर बी। इस इक्वेशन नंबर 2 समझ में आया बच्चों? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए ए यहाँ से निकल गया। और इम्यूसिव पावर जो होता है वो आर के बराबर होता है, सॉरी आर बी के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर आर बी के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ से हमने आर को निकाल दिया। इक्वेशन नंबर 2 आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास में ए क्यू इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 है क्यू अपॉन आर बी। क्यू से क्यू कैंसल, अगर क्यू से क्यू कैंसल हो गया तो यहाँ पर बच जाएंगे आपके पास में ए इक्वल टू आर अपॉन आर बी। और आर अपॉन आर बी किसके बराबर होता है, तो आप तमाम को पता है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, आर अपॉन आर बी बराबर होता है ई के, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो क्या ये प्रूफ हो चुका है, द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन के। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका स्नैपशॉट लीजिए, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। उस टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब जब भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में हमें यहाँ पर दो चीज़ को और डिस्कस करना पड़ेगा। एक तो है आपके पास में वेवलेंथ मतलब लैम्डा, और दूसरा है इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसका तवातुर, ठीक है, जिसे हम एन से ज़ाहिर किया जाता है इसे। तो एक्चुअल में ये एक ग्राफिकल स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे वीडियोस अगर आप देखोगे यूट्यूब पर, तो वो ना क्या करते हैं, पहले ग्राफ को बना के रख देते हैं और बाद में उसको फटाफट एक्सप्लेन कर देते। हम आज ऐसा नहीं करने वाले, मैं आपको सबसे पहले आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा और उसको बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन बातें जो आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया हो, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी का जो इम्यूसिव पावर है, इम्यूसिव पावर मतलब आर, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो इम्यूसिव पावर है वो किस चीज़ पर मुनहसिर होता है। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। किसी भी बॉडी का जो इम्यूसिव पावर है सबसे पहले तो टेम्परेचर पर मुनहसिर होता है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसका इम्यूसिव पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो तो इम्यूसिव पावर कम होगा। इसी के साथ साथ में दूसरी चीज़ बॉडी के एरिया पर, अगर बॉडी का एरिया छोटा है तो इम्यूसिव पावर कम होगा, अगर उसका एरिया बड़ा है तो इम्यूसिव पावर ज़्यादा होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि उसके सरफेस पर, उसके सरफेस का नेचर कैसा है, सरफेस ब्लैक बॉडी है या वाइट बॉडी है। वाइट बॉडी होंगी तो इम्यूसिव पावर कम होगा, ब्लैक बॉडी होंगी तो इम्यूसिव पावर ज़्यादा होगा। ये तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो ये ग्राफ पढ़ना आपके लिए बहुत आसान है। इसी के साथ साथ में जो ऑब्जेक्ट हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ये बात भी आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो ऑब्जेक्ट हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो ज़्यादा इमिट भी करता है ना। जितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतनी अमाउंट ऑफ हीट को इमिट भी करेगा, ये बात भी हमें पता है। अब दो साइंटिस्ट है, लूमर एंड प्रिंगशेम, ठीक है, प्रिंगशेम एंड लूमर नाम के दो साइंटिस्ट है। इन्होंने एक ग्राफिकल स्टडी की स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन्होंने एक स्टडी की और इनकी स्टडी में इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन ये पाया, बॉडी का जो मतलब स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्राफिकल स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ना दो चीज़ों पर मुनहसिर है। ये बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर मुनहसिर होता है और बॉडी के मटेरियल पर गैर मुनहसिर होता है। ये बात आप सोचेंगे कि कैसे, तो इन्होंने ये बोला कि जो बॉडी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती थी वो ज़्यादा इमिट करती थी, और जो बॉडी कम एब्जॉर्ब करती थी तो कम इमिट करती थी। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेडिएटिव पावर वैसे बढ़ जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर कम कर दो तो रेडिएटिव पावर वैसे कम हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर और इंडिपेंडेंट होता है उसके मटेरियल पर, ठीक है। आइए इसकी ग्राफिकल स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। जो इन्होंने ग्राफ बनाया वो ग्राफ ना वेवलेंथ और इम्यूसिव पावर के दरमियान में बनाया गया, ठीक है। हम यहाँ पर वेवलेंथ क्यों बोल रहे हैं, तो आप सभी को पता है, फिर से मैं बता रहा हूँ
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से हीट इमिट होती है तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। उसी की स्टडी किसने किया? उसी की स्टडी लूमर एंड प्रिंगशेम ने किया, और उन्होंने क्या किया कि ग्राफिकल स्टडी करके हमें बताया कि जो इसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, इंडिपेंडेंट होता है उसके मटेरियल पर। आइए कैसे इसको समझते हैं। वेवलेंथ जो हमें लेना है वो लेना है यहाँ से 500, 1000, 1500, 2000 और 3000 तक, ठीक है। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000। इसी के साथ साथ में जो रेडिएटिव पावर आपको लेना है, हम यहाँ पर रेडिएटिव पावर भी लेंगे, और रेडिएटिव पावर के लिए हमें सिर्फ आप इसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में वैल्यू मेंशन नहीं की गई, लेकिन आइए हम फिर भी इसकी वैल्यू ले लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है। वेवलेंथ का अगर हमें यूनिट लिखना है तो एंगस्ट्रॉम यूनिट भी वो होता है, या फिर हम उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इमिसिव पावर है तो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है, ये होगा इसका यूनिट। चलो, ये आपके पास में एक्स एक्सिस है और ये आपके पास में वाई एक्सिस है। जो फर्स्ट स्टडी इन्होंने किया, जो फर्स्ट इनका ऑब्जर्वेशन रहा, उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, अब भी ले सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को हीट किया, मतलब गर्म किया, उसको हीट एनर्जी दी, ठीक है। उसको उन्होंने 300 डिग्री सेल्सियस तक, 3000 डिग्री केल्विन तक उसको हीट किया, और 3000 डिग्री केल्विन तक उसको हीट करने के बाद में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया। वो ऑब्जर्वेशन उनका देखिए क्या था। वो ऑब्जर्वेशन ये था कि ये ऐसे और ये ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट को 3000 केल्विन पर, कितना, 3000 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जब ऑब्जेक्ट को 3000 केल्विन पर गर्म किया गया तो इब्तिदा में यह हुआ कि जो इसका इमिसिव पावर है वो वेवलेंथ के साथ में बढ़ने लगा। ये देखिए, इमिसिव पावर, वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इमिसिव पावर भी बढ़ रहा है। इब्तिदा में ये हुआ कि वेवलेंथ के साथ में इमिसिव पावर बढ़ने लगा और एक पर्टिकुलर स्टेज पर गया। इसे कहा जाता है लैम्ब्डा मैक्स। क्या बोलते हैं इसको? लैम्ब्डा मैक्स। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इमिसिव पावर है इस वेवलेंथ पर। मतलब तकरीबन अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो 1400 के करीब करीब वेवलेंथ पर लैम्ब्डा मैक्स हासिल हुआ। कब? जब ऑब्जेक्ट को 3000 केल्विन पर गर्म किया गया। और ये ऑब्जर्वेशन पाया गया कि थोड़े वक्त के बाद में जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती गई वैसे वैसे इम्यूसिव पावर भी कम होते गए। एक स्टडी यहाँ पर मुकम्मल हुई। फिर क्या किया उन्होंने? फिर इसको और हीट किया इस ऑब्जेक्ट को। जो दूसरा टेम्परेचर था वो था 5000 केल्विन, सॉरी 4000 केल्विन पर। तो वो देखिए इस तरह से था। इसमें भी हमें वही दिखाई दे रहा है कि पहले ये वेवलेंथ के साथ में इम्यूसिव पावर बढ़ा है, एक पर्टिकुलर स्टेज पर गया, मतलब यहाँ पर इसमें लैम्ब्डा मैक्स आपको हासिल हुआ। यहाँ पर आपको लैम्ब्डा मैक्स हासिल हुआ और उसके बाद में वेवलेंथ के साथ में धीरे धीरे जो है आपका इम्यूसिव पावर घटते गया, है ना। तो ये है इसका लैम्ब्डा मैक्स जो हमें तकरीबन 1100-1200 पर मिला है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब तीसरा, फिर इन्होंने क्या किया, ये 3000 पर था तो ये है था आपका 4000 केल्विन पर। फिर इन्होंने उसी ऑब्जेक्ट को हीट किया। और यही इनका ग्राफिकल स्टडी रहा कि ये पहले वेवलेंथ के साथ में, देखिए जितना ज़्यादा इसको हीट कर रहे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे, उतना ज़्यादा ये इसका वेवलेंथ के साथ में इम्यूसिव पावर बढ़ रहा और एक पर्टिकुलर स्टेज पर, मतलब लैम्ब्डा मैक्स पर पहुंच रहा है। यहाँ पर ये इसका लैम्ब्डा मैक्स है। ये अगर 4000 था तो मान लो ये आपके पास में 5000 केल्विन है। ये 5000 केल्विन पर इसको जब हमने गर्म किया तो इसका इम्यूसिव पावर एकदम से बढ़ने लगा वेवलेंथ के साथ में, लेकिन लैम्ब्डा मैक्स के पहुँचने के बाद में ये क्या हुआ, नीचे जाने लगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर इसका लैम्ब्डा मैक्स लेते, मतलब इसका लैम्ब्डा मैक्स कहाँ पर आया तो 1000 केल्विन, 1000 वेवलेंथ पर लैम्ब्डा मैक्स इसका आ चुका है। ठीक है, मतलब अब देखिए हमारा 5000 भी हो गया। अब फिर उन्होंने क्या किया, इसको 5500 से हीट किया। ये इसका लैम्ब्डा मैक्स यहाँ पर कितना है, 5500 केल्विन। ठीक है,
अब मैं आपको ये समझाता हूँ इसके एक एक पॉइंट, ठीक है। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि दिए गए दर्जे हरारत पर एट अ गिवन टेम्परेचर 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, 5500 केल्विन, मतलब 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन और 5500 केल्विन पर क्या हुआ, हर जगह जो इमिसिव पावर है वो अलग अलग है। सबसे पहली बात, एट अ गिवन टेम्परेचर द इमिसिव पावर फॉर ऑल द टेम्परेचर आर डिफरेंट। सभी के लिए एनर्जी जो है वो अलग अलग है। सॉरी, देखिए 3000 केल्विन पर एनर्जी कितनी छोटी कम, देखिए कितनी कम है, 100 के करीब करीब है, ये 110 के करीब है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी भी बढ़ गई, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ी, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ी। इसका मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना इमिसिव पावर बढ़ेगा। ये पहली ग्राफिकल स्टडी, ठीक है। दूसरी क्या बोलती है, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब दिए गए दर्जा हरारत पर ये देखा गया कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती थी वैसे वैसे इम्यूसिव पावर बढ़ता। देखिए यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ी, इम्यूसिव पावर ऊपर, वेवलेंथ बढ़ी, इम्यूसिव पावर ऊपर, वेवलेंथ बढ़ी, इम्यूसिव पावर ऊपर गए, वेवलेंथ बढ़ी, इम्यूसिव पावर ऊपर गए। लेकिन लेमड़ा मैक्स की बाद में ना डिक्रीज होने लगा। जब ये पर्टिकुलर स्टेज पर लेमड़ा मैक्स पे पहुंचता है उसके बाद में अगर वेवलेंथ बढ़ भी रही है तो इम्यूसिव पावर धीरे धीरे घट रहा है। ये दूसरी ग्राफिकल स्टडी, ठीक है। अच्छे से बता रहा हूँ, समझिए इसको। पहले क्या देखा, पहले देखा कि तमाम टेम्परेचर पर वेवलेंथ जो इम्यूसिव पावर है अलग अलग है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरा क्या है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वेवलेंथ बढ़ने पर इम्यूसिव पावर बढ़ा, लेमड़ा मैक्स के बाद में वेवलेंथ बढ़ने पर इम्यूसिव पावर कम हुआ, एकदम आम जबान में, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द इमिसिव पावर। मतलब ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, मान लो इसके लिए अगर मैं देखूँ ये वाला एरिया, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो इस टेम्परेचर का क्या बता रहा है, तो आंसर इस टेम्परेचर का इमिसिव पावर बता रहा है। मतलब इसमें इतनी एनर्जी समाई है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट ऑल द वेवलेंथ। फिर इस वेवलेंथ के लिए देखें तो इस वेवलेंथ के लिए ये एरिया हमको दिख रहा, इस वेवलेंथ के लिए देखें तो ये एरिया हमको दिख रहा, ठीक है। इस वेवलेंथ के लिए दिख रहा है तो ये एरिया पर यूनिट टाइम हमको दिख रहा है ना। तो ये अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग हमको एनर्जी दिख रही है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद वाला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता, वो ये है कि देखिए अगर हम गौर करें तो जब हमारा 3000 केल्विन था तो हमारा लेमड़ा मैक्स यहाँ पर था, हमारा 4000 केल्विन पर लेमड़ा मैक्स थोड़ा सा इधर आ गया, 5000 केल्विन पर लेमड़ा मैक्स और माइनस में आ गया, फिर 5500 केल्विन पर फिर हमारा लेमड़ा मैक्स इधर आ गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे अपोजिट साइड में यानी माइनस में, ये वाली साइड में जो आपका वेवलेंथ है वो घट रहा है, लेमड़ा मैक्स घट रहा है। देखिए मतलब 3000 केल्विन पर जो हमारा लेमड़ा मैक्स आया था वो 1400 पर आया था, ठीक है। फिर 4000 केल्विन पर हमारा लेमड़ा मैक्स जो है वो 1000 आया, हाँ 1100। फिर 5000 पर हमारा 1000 केल्विन आया, 1000 आया वेवलेंथ। फिर 5500 केल्विन पर जो हमारा लेमड़ा मैक्स आया वो 700 के करीब करीब आया, है ना। तो हर बार क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो लेमड़ा मैक्स है वो घट रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से लेमड़ा मैक्स जो है वो घट रहा है। यहाँ टेम्परेचर कम था तो लेमड़ा मैक्स सीधा था, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो लेमड़ा मैक्स घटा, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो लेमड़ा मैक्स घटा, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो लेमड़ा मैक्स घटा, ठीक है। ये पॉइंट था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ में एक बात और आपको जो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर आप गौर करें यहाँ 3000 केल्विन टेम्परेचर है तो इतनी आपके पास में रेडिएटिव पावर है, 4000 टेम्परेचर है तो इतना रेडिएटिव पावर है, 5000 टेम्परेचर है इतना रेडिएटिव पावर है, और 5500 टेम्परेचर है इतना रेडिएटिव पावर है। इसका मतलब यह है कि हायर टेम्परेचर पर हायर रेडिएटिव पावर और लोअर टेम्परेचर पर लोअर रेडिएटिव पावर, ठीक है। फिर से हायर टेम्परेचर पर हायर रेडिएटिव पावर, लोअर टेम्परेचर पर लोअर रेडिएटिव पावर। ये पॉइंट्स और मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट पॉइंट जो है ये कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम गर्म करते हैं, मान लो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमने 300 केल्विन तक बढ़ा दिया, कितने केल्विन तक, 300। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 केल्विन तक गर्म करते हैं, मतलब कि ऐसा समझ के चलो कि वो आम दर्जे हरारत पर होता है, 273 में आम दर्जे हरारत। अगर कोई ऑब्जेक्ट 300 केल्विन पर होता है तो क्या बात हमको समझने के लिए मिलती है, वो बात ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 केल्विन पर रखते हैं, मतलब रूम के आम दर्जे हरारत पर रखते हैं, तो उसमें से जो वेवलेंथ निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
तो वो कितनी उसकी वैल्यू होती है। तो याद रखिए उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लेमड़ा इक्वल टू, देखिए 300 केल्विन पर, मतलब आम रूम दर्जे हरारत पर जो वेवलेंथ निकलती है लेमड़ा वो होती है 5×10⁻⁶ मीटर। और इस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम आम दर्जे हरारत पर रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो जब उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, जैसे इस रूम का टेम्परेचर अगर मैं बोल दूं कि आम है 300 केल्विन के करीब है, तो यहाँ के जो भी ऑब्जेक्ट है जो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, अगर उसको इमिट करेंगे ना, तो उसका जो वेवलेंथ है वो कितना होगा, इमिट की गई रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 5×10⁻⁶ मीटर। और इस रीजन को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रीजन। ये आपको याद रखना है। आम दर्जे हरारत का ऑब्जेक्ट जब हीट को रिलीज करता है, इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो वेव का वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 5×10⁻⁶ मीटर। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी इस ग्राफ के ताल्लुक से। सबसे पहली बात क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेक्ट्रम, मतलब दिए गए दर्जे हरारत पर तमाम की एनर्जीज अलग अलग है। दूसरा पॉइंट क्या था, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेडिएटिव पावर इमिटेड इनिशियल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ रीचेज मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। मतलब क्या हुआ था, इब्तिदा में इसकी वेवलेंथ के साथ साथ में इमिसिव पावर बढ़ता था, लेमड़ा मैक्स के बाद में घटता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब इस मुख्तलिफ टेम्परेचर पर ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये इसकी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। उसी के साथ साथ में द पीक वैल्यू, उसी के साथ साथ में द वैल्यू ऑफ लेमड़ा मैक्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा 3000, 4000, 5000, 5500, तो वैसे वैसे लेमड़ा मैक्स कम हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ में एट अ हायर टेम्परेचर द रेडिएटिव पावर और टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम इज हाई। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ज़्यादा रेडिएटिव पावर है। उसी के साथ साथ में एट अ नॉर्मल टेम्परेचर 300 केल्विन, मतलब 300 केल्विन पर most of the waves most of the wave has a wavelength of about 5×10⁻⁶। मतलब आम दर्जा हरारत पर जो वेवलेंथ निकलती है किसी भी ऑब्जेक्ट से वो 5×10⁻⁶ मीटर के बराबर होती है। तो ये था आपका लेक्चर जो किरचॉफ लॉ और उसी के साथ साथ में स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मुनसिर था। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर खत्म होता है। अब एक लास्ट के 2 टॉपिक रहे हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर हाजिर रहेंगे। इस लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। नोट्स के ताल्लुक से टेंशन नहीं लेने का, जैसे हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा नोट्स आपको मैं इंशाल्लाह आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं रुक समाप्त खत्म होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।